स्वागत है आप सभी का गायत्री विद्या मंदिर सांचौर की ऑनलाइन क्लासेस में। हम लोग बात कर रहे थे 12th बायोलॉजी की एनिमल फिजियोलॉजी की 6 यूनिट के चैप्टर नंबर 21 के बारे में। और जो चैप्टर नंबर 21 जो है ये मानव में अध्यावरण तंत्र इंटेग्यूमेंटरी सिस्टम इन ह्यूमन, ये एक चैप्टर है। हमने बात की थी कि त्वचा और त्वचा के व्युत्पन्न सम्मिलित रूप से अध्यावरण तंत्र का निर्माण करते हैं। इस चैप्टर में हम लोग त्वचा की औती की यानी स्किन की हिस्टोलॉजी के बारे में डिस्कस करेंगे और त्वचा के 2 व्युत्पन्न हैं, रोम, तो रोम की संरचना उसके बारे में डिस्कस करेंगे और त्वचा का दूसरा जो व्युत्पन्न है त्वक ग्रंथियां, तो त्वचा में उपस्थित विभिन्न प्रकार की त्वक ग्रंथियां, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो हम लोगों ने स्टार्ट किया था स्किन की हिस्टोलॉजी, त्वचा की औतिकी से, और प्रीवियस लेक्चर तक हम लोग ये डिस्कस कर चुके थे कि त्वचा की संरचना में उसका जो बाहरी भाग है वो एपिडर्मिस अधिचर्म कहलाता है और जो त्वचा का आंतरिक भाग है वो डर्मिस या चर्म कहलाता है। अधिचर्म के बारे में हम लोग कल के लेक्चर में डिटेल पढ़ चुके हैं। तो आज का जो ये लेक्चर है हमारा, इसमें हम फोकस करेंगे जो त्वचा का आंतरिक स्तर है, जिसे हिंदी में चर्म स्तर और अंग्रेजी में डर्मिस नाम दिया गया है। इसके बारे में आज के लेक्चर में हम लोग डिटेल डिस्कशन करेंगे। डर्मिस के बारे में हम कुछ पढ़ें, उससे पहले हमें डर्मिस के बारे में 3 जानकारियां होनी चाहिए। ऐसी ही 3 जानकारियां हम लोगों ने एपिडर्मिस अधिचर्म के बारे में भी पढ़ी थी। तो वैसे ही आज हम 3 जानकारियां डर्मिस के बारे में पहले डिस्कस करेंगे। नंबर 1, जो त्वचा का चर्म स्तर है ये एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म से
निर्मित हुआ। तो परिवर्तन के दौरान 3 जर्म लेयर बनती है, एम्ब्रियोनिक एक्टोडर्म, एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म और एम्ब्रियोनिक एंडोडर्म। तो जो ये डर्मिस है, जो ये चर्म स्तर है त्वचा का, इसका निर्माण, इसका विकास एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म से हुआ है। यानी चर्म स्तर जिस जनन स्तर से विकसित हुआ, उस जनन स्तर का नाम मेसोडर्म है। नंबर 2, दूसरी जो जानकारी हम डर्मिस के बारे में डिस्कस कर रहे हैं वो ये कि जो चर्म स्तर है या जो ये डर्मिस लेयर है, इसकी अगर हम थिकनेस देखते हैं, मोटाई देखते हैं, तो अधिचर्म की तुलना में ये चर्म स्तर 2 से 3 गुना अधिक मोटा है। तो त्वचा की संरचना में जो अधिचर्म स्तर है ऊपर वाला, वो कम मोटा है, और जो चर्म स्तर है नीचे वाला, वो अधिक मोटा है। और लगभग हम ऐसा देखते हैं कि अधिचर्म की तुलना में चर्म स्तर 2 से 3 गुना अधिक मोटाई का होता है। तीसरी जो इंपॉर्टेंट बात हम डिस्कस करेंगे वो क्या है कि जो डर्मिस है, इस डर्मिस में ब्लड की सप्लाई प्रेजेंट है। बाकी बातें मैं बाद में डिस्कस करूंगा। तो चर्म स्तर में ब्लड वेसल्स, जो रुधिर वाहिनियां हैं, वो उपस्थित हैं, और इस कारण चर्म स्तर की जो भी सेल्स हैं, जो भी कोशिकाएं हैं, उन सभी को न्यूट्रिशन, पोषण प्राप्त होता है, क्योंकि इस स्तर में ब्लड की सप्लाई प्रेजेंट होती है। तो ये 3 बातें मैंने डर्मिस के बारे में डिस्कस की। अब अगर चर्म स्तर की बात करते हैं डर्मिस की, तो वहां हमें ये चर्म स्तर 2 भागों में विभाजित दिखाई देता है, पैपिलरी लेयर और रेटिक्यूलर लेयर। तो डर्मिस जो है वो स्पष्ट रूप से इन 2 परतों में, इन 2 स्तरों में विभाजित रहता है। जो चर्म का ऊपरी भाग है, ऊपरी का मतलब है चर्म का वो भाग जो अधिचर्म के संपर्क, यानी जिसके ऊपर अधिचर्म व्यवस्थित है, वो पैपिलरी लेयर है। अगर हम पैपिलरी लेयर को देखते हैं तो क्या देखते हैं? पैपिलरी लेयर में रुधिर वाहिनियां, तंत्रिकाएं, पेशियां, त्वक ग्रंथियां, रोम के अंदर एक हेयर पेपिला, रोम अंकुरक एक संरचना है। तो ये सब हमें इस चर्म की पैपिलरी लेयर में दिखाई देती है। पैपिलरी लेयर थोड़ी पतली है, यहां पर संयोजी ऊतक है,
इलास्टिन के तंतु हैं पीले रंग के, कोलेजन के तंतु हैं सफेद रंग के, लेकिन ये तंतु पतले हैं, बहुत कम मात्रा में यहां मौजूद है। चर्म का जो दूसरा भाग है, जो नीचे की ओर है, जो अधिक मोटा है, उसका नाम है रेटिक्यूलर लेयर। अगर हम रेटिक्यूलर लेयर की संरचना देखते हैं तो यहां पर अधिक मात्रा में कोलेजन के और इलास्टिन के तंतु हैं। यहां पर ये संयोजी ऊतक अधिक मात्रा में है, अधिक मोटे हैं। तो रेटिक्यूलर लेयर में संयोजी ऊतकों की प्रधानता है, जबकि पैपिलरी लेयर में ब्लड सप्लाई, नर्व सप्लाई, स्किन की जो ग्लैंड्स हैं, इनकी प्राथमिकता रहती है। अच्छा, इस रेटिकुलर लेयर के भी नीचे चले जाए, यानी चर्म खत्म हो गया, तो चर्म स्तर के नीचे हम देखते हैं कुछ विशेष प्रकार के वसा ऊतक हैं, स्पेशियल टाइप के कुछ फैटी टिश्यू इस चर्म स्तर के नीचे मौजूद हैं। इन्हें एडिपोज ऊतक के नाम से जाना जाता है। ये जो एडिपोज ऊतक हैं, जो विशेष प्रकार के वसा ऊतक हैं, जो चर्म स्तर के नीचे व्यवस्थित है, ये ताप या ऊष्मा के कुचालक है। शरीर से ऊष्मा की, हीट की जो लॉस होता है, जो हानि होती है, उसको ये रोकते हैं और ताप नियमन में मदद करते हैं, सहायता करते हैं। तो अभी हमने बात की त्वचा की औतिकी में निचले स्तर की, और वो है डर्मिस या चर्म स्तर। अगर हम चर्म स्तर का संगठन देखते हैं, कंपोनेंट्स की बात करते हैं, तो चर्म स्तर में ये दो प्रकार के तो संयोजी ऊतक मौजूद होते हैं। एक का नाम है कोलेजन के तंतु, जो एक्चुअल में व्हाइट कलर के हैं। दूसरे जो तंतु हैं वो है इलास्टिन के तंतु, ये एक्चुअल में येलो कलर के हैं, सफेद रंग के होते हैं। इन तंतुओं में प्रत्यास्थता, लचीलापन होता है, और इस कारण ये तंतु कोलेजन के, इलास्टिन के त्वचा को लचीलापन, इलास्टिसिटी और प्रत्यास्थता ये प्रदान करते हैं। इसके अलावा चर्म स्तर में हम देखते हैं ब्लड वेसल्स प्रेजेंट हैं, रुधिर वाहिनियां उपस्थित हैं। और रुधिर वाहिनियां हैं इसलिए चर्म स्तर में ब्लड की प्रॉपर सप्लाई है, तो यहां की सभी कोशिकाओं को पर्याप्त पोषण प्राप्त होता है। यहां पर तंत्रिकाएं मौजूद हैं, नर्व सप्लाई है, इसलिए जितने भी जो ग्राही हैं, रिसेप्टर्स हैं, चाहे वो प्रेशर के रिसेप्टर हो, दाब के, चाहे वो रसायनों के रिसेप्टर हो, तो ये अलग अलग प्रकार के जो ग्राही, आगे बड़ी क्लासों में आप डिस्कस करोगे, मैकेनो रिसेप्टर होते हैं, कीमो रिसेप्टर होते हैं। तो ये विभिन्न प्रकार के जो रिसेप्टर्स ग्राही हैं और उनसे संबंधित जो तंत्रिकाएं हैं, ये सब त्वचा के चर्म स्तर में मौजूद होती है। यहाँ पर पेशी तंतु भी उपस्थित है, यहाँ पर अरेखित पेशियां पाई जाती हैं। तो ऐसी पेशियां, उन पेशियों के तंतु भी चर्म स्तर में मौजूद हैं। आगे हम पढ़ेंगे ऐसी
एक इंपॉर्टेंट पेशी है जो हमारे रोम के साथ जुड़ी हुई है, जिसे इरेक्टर पिलारी पेशी के नाम से जाना जाता है। ये भी एक प्रकार की अरेखित पेशी है, रोम के साथ अटैच रहती है। तो पेशियां मौजूद हैं चर्म स्तर में। यहाँ पर विभिन्न त्वक ग्रंथियां, त्वचा की जो ग्रंथियां हैं, त्वचा का जो रूपांतरण है, सेबुमिनस, जायस, माइबोमियम, श्वेत ग्रंथियां, सीबेसियस ग्रंथियां, ये सभी प्रकार की जो त्वक ग्रंथियां हैं वो भी त्वचा के चर्म स्तर में मौजूद होती हैं। इसके अलावा रोम से संबंधित रोम अंकुरक है, रोम की जो जड़ है, मूल है उसकी, ये सभी संरचनाएं भी चर्म स्तर में मौजूद रहती हैं। तो आज हमने बात की त्वचा की औतिकी में त्वचा के आंतरिक स्तर, चर्म स्तर की। अब हम एक छोटा सा डिस्कशन करेंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। बड़ा ही इंपॉर्टेंट है ये डिस्कशन कि त्वचा के जो ये दो स्तर हैं, एपिडर्मिस अधिचर्म स्तर और डर्मिस यानी चर्म स्तर, तो इन दोनों स्तरों में क्या डिफरेंसेस हैं? तो ऐसा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। तो मैं 5 डिफरेंसेस पे बात करूंगा। पहली बात, अधिचर्म जो है वो एम्ब्रियोनिक एक्टोडर्म से निर्मित हुआ है, जबकि डर्मिस जो है वो एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म से निर्मित संरचना। एक बात तो ये होगी कि दोनों स्तरों, त्वचा के जो ये दो स्तर हैं, दोनों का परिवर्तन, डेवलपमेंट अलग अलग प्रकार का है। एक एक्टोडर्मल उत्पत्ति की संरचना है, तो दूसरी मीजोडर्मल उत्पत्ति की संरचना है। नंबर 2, अधिचर्म जो है वहां हमने कल बात की थी, ब्लड वेसल्स नहीं है, मतलब वहां पर ब्लड की सप्लाई नहीं होती। लेकिन जो चर्म है जिसके बारे में हम आज बात कर रहे हैं, उस चर्म में ब्लड वेसल्स, रुधिर वाहिनियां मौजूद हैं। इसलिए इस भाग में, इस स्तर में ब्लड की सप्लाई प्रॉपर तरीके से होती है। ये दूसरी बात हो गई कि दोनों में से एक स्तर तो ऐसा है जहां ब्लड वेसल्स ही नहीं है, तो ब्लड की सप्लाई नहीं है। दूसरा स्तर ऐसा है जहां पर ब्लड की सप्लाई हो रही है, क्योंकि वहां रुधिर वाहिनियां मौजूद है। नंबर 3, जो तीसरा डिफरेंस हम बात कर रहे हैं कि अधिचर्म के अंदर हमने बात की थी कि जो एपिडर्मिस है वहां किसी भी प्रकार की कोई त्वक ग्रंथि नहीं थी। सेबुमिनस, श्वेत, सीबेसियस, ये जो त्वक ग्रंथियां हैं त्वचा के जो व्युत्पन्न हैं, ये अधिचर्म स्तर में नहीं है। ये जो त्वक ग्रंथियां हैं ये चर्म स्तर में उपस्थित रहती हैं, मौजूद रहती हैं। तो ये तीसरा डिफरेंस हो गया कि दोनों के संगठन में अंतर है। अधिचर्म स्तर में त्वक ग्रंथियां नहीं हैं, ब्लड वेसल्स नहीं हैं, आगे हम देखेंगे तंत्रिकाएं नहीं हैं, पेशियां नहीं। लेकिन चर्म स्तर के संगठन में हम देखते हैं ब्लड वेसल्स भी हैं, तंत्रिकाएं भी हैं, पेशियां भी हैं और त्वक ग्रंथियां भी मौजूद होती हैं। तीसरी बात, अधिचर्म स्तर जो है वहां पर हमने घटना की बात की थी, श्रृंगी भवन।
कीरेटिनाइजेशन, जिसमें क्या था कि एक कीरेटोहाइलिन प्रोटीन था, वो परिवर्तित हो गया था कीरेटिन प्रोटीन, और फिर उसी कीरेटिन प्रोटीन से नाखून और हेयर जैसी संरचनाएं बनती थी। तो ऐसा श्रृंगी भवन कीरेटिनाइजेशन चर्म स्तर में नहीं होता, तो चर्म स्तर में श्रृंगी भवन जैसी कोई क्रिया नहीं। नंबर 4 पे मैं बात करूंगा प्रोटीन। अधिचर्म स्तर में कल आप लोगों को सवाल भी दिया था मैंने, अधिचर्म स्तर में 2 प्रोटीनों की बात हमने की थी। कीरेटोहाइलिन था जो ग्रेन्युलोसम कणीय स्तर में था, दूसरा एलाइडीन प्रोटीन था जो स्वच्छ स्तर ल्यूसीडियम स्तर में मौजूद था। तो अधिचर्म स्तर के 2 प्रोटीन है, कीरेटोहाइलिन, एलाइडीन। लेकिन जब चर्म स्तर की बात करते हैं तो वहां पर एक तो कोलेजन तंतुमय प्रोटीन है, एक इलास्टिन तंतुमय प्रोटीन। तो चर्म स्तर के 2 प्रोटीन हैं, कोलेजन प्रोटीन, इलास्टिन प्रोटीन। अधिचर्म स्तर के 2 प्रोटीन है, उसमें से एक का नाम कीरेटोहाइलिन है और दूसरे का नाम एलाइडीन प्रोटीन है। लास्ट जो डिफरेंस की मैं बात कर रहा हूं वो ये है कि जो चर्म स्तर है ये बेसिकली कनेक्टिव टिश्यू, संयोजी ऊतक का उदाहरण, जबकि जो अधिचर्म था हमने डिस्कस किया था कि वो स्तरित उपकला ऊतक का उदाहरण था। वहां पर उपकला ऊतक है और एपिथेलियल टिश्यू है, मल्टीलेयर, खूब सारे स्तर थे, इसलिए हमने उसको कहा था कि अधिचर्म स्तरित उपकला ऊतक का उदाहरण है, जबकि चर्म या डर्मिस कनेक्टिव टिश्यू संयोजी ऊतक का एक उदाहरण है। एक डिफरेंस हम ये भी देख सकते हैं कि अधिचर्म पतला है, चर्म स्तर तुलनात्मक रूप से मोटा होता है। तो आज हमने बात की इंटेग्यूमेंटरी सिस्टम के तीसरे पार्ट में त्वचा की औदिकी के बारे में। कल हम लोग बात करेंगे इसी चैप्टर में हेयर की स्ट्रक्चर के बारे में कि रोम क्या है, रोम की संरचना किस प्रकार की है, रोम की संरचना में कौन से भाग होते हैं, और फिर सबसे इंपॉर्टेंट रोम क्या फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, क्या महत्व है रोम की उपस्थिति का, उस पे हम कल के लेक्चर में बात करेंगे। आई होप ये जो 3 पार्ट अभी तक हमने डिस्कस किए इंटेग्यूमेंटरी सिस्टम के, इसमें जो जो पॉइंट हमने डिस्कस किए आप लोग इजीली समझ चुके होंगे। कल हम एक नए लेक्चर के साथ फिर मिलेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू।